आइए अब हम लोग हैं क्लास 12 में। क्लास 12 के केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे हैं छठा लेसन, जिसका नाम है तत्वों के निष्कर्षण के प्रक्रम एवं सिद्धांत के बारे में। ठीक है ना? और इसमें हम लोगों ने एल्युमिनियम, कॉपर, इन सारे चीजों का निष्कर्षण पढ़ लिया है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लोहा का निष्कर्षण, यानी कि एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, है कि नहीं? आज उसके बारे में पढ़ने जाएंगे या पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग बहुत ठाट के साथ इसको पढ़ते हैं, है ना? लोहे का निष्कर्षण। तो हमने कहा था अभी जस्ट कि अपनी बात को शुरू करने से पहले क्या कहा था कि कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाता है। कड़ी से कड़ी को जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाता है, और मेहनत पे मेहनत करते जाओ तो तकदीर बन जाता है कि नहीं? तो आइए हम लोग पढ़े अब लोग लोहे का निष्कर्षण। लोहे का निष्कर्षण लोहा बोलिए या आयरन बोलिए, आयरन मीन्स ही होता है लोहा। ठीक है ना? इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। समझ में आ रही है बात? तो चलिए हम लोग देखते हैं लोहे का निष्कर्षण, जिसका संकेत होता है Fe, है कि नहीं? इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि लोहे का निष्कर्षण होगा किससे। पहले ये बात जानना जरूरी है। तो लोहे का निष्कर्षण जो है वैसे अयस्क में होगा जिसमें ऑक्साइड पाया जाता है। जिसमें क्या पाया जाता है? ऑक्साइड। तो ऑक्साइड तो पाया जाता है आपको हेमेटाइट में, क्योंकि हेमेटाइट का सूत्र होता है Fe2O3। Fe2O3, तो उसमें ऑक्साइड हो गया कि नहीं हो गया? तो हेमेटाइट में बहुत ज्यादा ऑक्साइड है, और उसी से हम लोग क्या कर लेते हैं? लोहे का निष्कर्षण करते हैं। तो सबसे पहली बात क्या है? पहली बात तो लोहे का निष्कर्षण, है ना, लोहे का निष्कर्षण ऑक्साइड अयस्क से किया जाता है। ऑक्साइड अयस्क से किया जाता है। पहली बात हो गया कि नहीं हो गया? और ऑक्साइड अयस्क में हम लोग क्या ले लेंगे? हेमेटाइट। हेमेटाइट का सूत्र होता है Fe2O3। समझे कि नहीं है? Fe2O3। तो यानी कि लोहे का निष्कर्षण हम लोग हेमेटाइट नामक अयस्क से करते हैं। कोई दिक्कत है तो बताइए। या हम लोग मैग्नेटाइट अयस्क से भी कर सकते हैं। मैग्नेटाइट अयस्क का सूत्र क्या होता है? मैग्नेटाइट अयस्क का सूत्र क्या होता है? Fe3O4। ये भी ऑक्साइड है, तो उससे भी हम लोग कर सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा निष्कर्षण करने के लिए आपको हेमेटाइट है कि नहीं? और अगर मान के चलिए अगर इसको हम ले लिए हैं तो सबसे पहले हम लोग सांद्रण करते हैं। क्या करते हैं? सांद्रण। आपसे पूछेगा कि सांद्रण हम लोग करते क्यों है अयस्क का? तो भैया उसमें मिट्टी के कण, बालू के कण, राख, छाई वगैरह सब रहते हैं। इन चीजों को हम लोग गैंग बोलते हैं, इनको हटाना जरूरी है ना। तो हम लोग अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को, यानी कि यही सब कणों को हटाने के लिए सांद्रण करते हैं। आया समझ में? तो सबसे पहले क्या कर लेंगे? अयस्क का सांद्रण कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग करेंगे अयस्क का सांद्रण। देखते चलिए, समझ में आते चलेगा। अयस्क का सांद्रण हम लोग देख लेते हैं। अयस्क का सांद्रण, अयस्क का सांद्रण देख लेंगे। और देखिए ध्यान से, अयस्क का सांद्रण देखिए। सबसे पहले देखिए अयस्क का सांद्रण कैसे करते हैं। तो चूंकि आप लोगों को पता है कि इसमें लोहा है, और लोहा भारी तत्व है। लोहा कैसा तत्व है? भारी तत्व है। तो सांद्रण करने की सबसे पहली विधि
जो हम आपको पढ़ाए थे, जिसका नाम था गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, हम उसको लगाएंगे। क्योंकि भारी तत्व वही रहेगा, पानी अगर झोंका डालेंगे, है ना, तेजी से नहीं डालना है, मैंने ऐसे डालना है कि मैंने अशुद्धियां बह करके निकल जाए। तो वह किस विधि में करते थे? गुरुत्वीय पृथक्करण विधि में। तो हम लोग यही लगाएंगे। तो आपसे पूछा जाएगा कि गुरुत्वीय पृथक्करण विधि क्यों इस्तेमाल करते हैं? तो जब अयस्क में तत्व जो होता है भारी होता है, तब हम लोग गुरुत्वीय पृथक्करण विधि लगाते हैं। समझ में आ गई बात है? तो सबसे पहला हम लोग लगाएंगे सांद्रण करने के लिए गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। ये सब सारे चीज हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, इसलिए आप लोग इस बात को समझते चलिएगा। गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, सबसे पहले हम लोग अयस्क को क्या कर लेंगे? पीस लेंगे, महीन पीस लेंगे। समझे कि नहीं? तो महीन पीस करके क्या करेंगे? जल की धारा में उसको धोएंगे। जल की धारा में क्या करेंगे? धोएंगे। तो जो शुद्ध अयस्क होगा अपने जगह पर रह जाएगा और अशुद्धियां पानी के साथ बह जाएंगी। यही ना काम होता है। तो जितना बतिया बोले इस बतिया को लिख दीजिए। क्या बोले हम? कि इस विधि में अयस्क को पीसकर, है कि नहीं? किसको पीस करके? अयस्क को पीसकर। समझ में आ रही है बात? अयस्क को पीसकर जल की धारा में धोया जाता है। जल की धारा में धोया जाता है। जल की धारा में सबसे पहले क्या करते हैं? धोया जाता है। शुद्ध अयस्क अपने स्थान पर ही रह जाता है। शुद्ध अयस्क अपने स्थान पर ही रह जाता है। अपने स्थान पर ही रह जाता है। शुद्ध अयस्क अपने स्थान पर ही रह जाता है। समझे कि नहीं? अशुद्धियां जल के साथ बह जाती हैं। गैंग लिखिए ना, गैंग। गैंग जल के धारा के साथ बह जाती है। तो आप लोगों ने क्या कर लिया? सांद्रण कर लिया। लेकिन अयस्क अगर हेमेटाइट नहीं हो, अगर हेमेटाइट नहीं हो, मैग्नेटाइट का अयस्क हो, तब क्या करेंगे? तब आपको लगाना पड़ेगा इसमें चुंबकीय पृथक्करण विधि। क्या लगाना पड़ेगा? चुंबकीय पृथक्करण विधि। और आपको पता है कि चुंबकीय पृथक्करण विधि तब लगाते हैं जब अयस्क में जो धातु है और अशुद्धि है उसके बीच में कोई ना कोई एक चुंबकीय पदार्थ होना चाहिए। दोनों में से कोई एक चुंबकीय पदार्थ होना चाहिए। तो चुंबकीय पृथक्करण विधि, तो जब हम लोग ले लेते हैं मैग्नेटाइट का अयस्क, तो मैग्नेटाइट से ही पता चल रहा है कि वह चुंबकीय पदार्थ है। वह कैसा पदार्थ है? चुंबकीय पदार्थ है। तो हम लोग लिखेंगे कि इस विधि द्वारा मैग्नेटाइट अयस्क, मैग्नेटाइट अयस्क जिसका सूत्र होता है Fe3O4, ये भी ऑक्साइड है लेकिन इसमें मैग्नेट लगा हुआ है, यानी कि चुंबकीय है, इसलिए हम लोग चुंबकीय पृथक्करण विधि का इस्तेमाल सांद्रण के लिए करेंगे। समझे कि नहीं? सांद्रण जितना चुंबकीय पदार्थ होगा वो आ जाएगा चुंबक में, और जो बच जाएगा वह अशुद्धि को हम लोग दूर कर देंगे। समझ में आ रही है बात? है ना? तो इस विधि द्वारा मैग्नेटाइट अयस्क का सांद्रण किया जाता है। सांद्रण किया जाता है। कोई दिक्कत है? मैग्नेटाइट अयस्क का सांद्रण किया जाता है क्योंकि यह माने लोहे का एक क्या है? लोहे का एक मैग्नेटाइट अयस्क है। क्या है? मैग्नेटिक अयस्क है। लोहे का मैग्नेटिक अयस्क है।
इतना तक क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या कर लेंगे, जब हम लोग सांद्रण कर लिए हैं तो अब हम लोग क्या करें, तो अब हम लोग निस्तापन करेंगे। क्या करेंगे, निस्तापन। लोहे वाला में बताया था कि निस्तापन भी होगा, भर्जन भी होगा, दोनों चीज होगा। निस्तापन अयस्क से कम गलनांक पर वायु की अनुपस्थिति में गर्म करेंगे। अब भर्जन करते हैं कम गलनांक पर, है ना, अयस्क से कम गलनांक पर वायु की उपस्थिति में, वायु बोले तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में। हो गया। तो अब हम लोग दूसरा चीज क्या करेंगे इसमें, निस्तापन। क्या करेंगे, निस्तापन। हम लोग दूसरा चीज क्या करेंगे, निस्तापन। कैल्सिनेशन इसको बताए हैं कि होता है ना, कैल्सिनेशन करेंगे हम लोग, निस्तापन करेंगे। कोई दिक्कत है? कैसे निस्तापन करेंगे, तो अब जो अयस्क हमको मिला वह अयस्क कैसा अयस्क है, तो सांद्रित अयस्क है। तो सांद्रित अयस्क को उसके कम गलनांक में, वही जो बतिया बोल रहे हैं, है ना, उसके गलनांक से कम ताप पर वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं। कोई दिक्कत है? यही बतिया को लिख देंगे। सांद्रित अयस्क को, सांद्रित अयस्क को उसके कम गलनांक है ना, उसके मतलब कम गलनांक नहीं, उसके गलनांक से कम कर दीजिए, है ना, उसके गलनांक से कम ताप पर, उसके गलनांक से कम ताप पर वायु की अनुपस्थिति में, वायु बोले तो ऑक्सीजन लिख दीजिए। ये सब आपको पढ़ा चुके हैं पहले ही, है ना। अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है। अब देख लीजिए, आप किसी भी प्रकार का अयस्क ले लीजिए, है ना, तो इस प्रकार के अयस्क में आपको क्या मिल जाएगा, तो Fe2O3 मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, है ना। ऑक्साइड का अयस्क है, इंटू 3H2 है, H2O है, ठीक है। इसको क्या कर देंगे, गरम। क्या कर देंगे, गरम। तो आप देखिएगा कि ये जो जल है वह जल अलग हो जाएगा। जल क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और वाष्पित होकर के क्या हो जाएगा, उड़ेगा। वाष्पित होकर के क्या हो जाएगा, उड़ेगा। तो यहाँ पे बच जाएगा Fe2O3 और 3H2O, यानी कि जलवाष्प बन करके क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। समझ में आ रही है बात? या आप अयस्क के रूप में ले लिए कार्बोनेट। क्या ले लिए, कार्बोनेट, यानी कि इसका कार्बोनेट ले लीजिए FeCO3, है ना। कोई जरूरी नहीं है कि हमको ऑक्साइड चाहिए, कार्बोनेट हम ले लिए, कार्बोनेट में भी तो ऑक्साइड है ना जी। तो इसको अगर हम लोग गर्म कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि यहां से FeO बन जाएगा अलग, और जो CO2 बनेगा वो भी गैस बन करके आपका क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। समझ में आ रही है बात ना। तो यानी कि हर हालत में आपको यहाँ पे ऑक्साइड की प्राप्ति होगी। क्या हो जाएगी, ऑक्साइड की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये हो गया आपका निस्तापन। अब हम लोग देख लेते हैं भर्जन। क्या देख लेते हैं, भर्जन। भर्जन को अंग्रेजी में हम लोगों ने कहा था कि रोस्टिंग करेंगे। क्या करेंगे, रोस्टिंग करेंगे। भर्जन का मतलब क्या है, यही चीज लेकिन वायु की उपस्थिति में, यही चीज करेंगे लेकिन वायु की उपस्थिति में। तो इसकी परिभाषा लिख दीजिए, है ना, कि अब तो अयस्क निस्तापित भी तो हो गया। तो निस्तापित अयस्क को ऐसे लिख देंगे, निस्तापित अयस्क को उसके गलनांक से है ना कम ताप पर वायु बोले तो ऑक्सीजन की उपस्थिति यहां पे होगा। वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है।
गर्म किया जाता है। ये बात समझ में आ गई? गर्म किया जाता है तो क्या हो जाएगा, देखिए जब आप गर्म कीजिएगा तो अयस्क में अशुद्धि होगा। अयस्क में अशुद्धि है, मान लीजिए कि सल्फर। क्या है? सल्फर। तो वह ऑक्सीजन से संपर्क करेगा और ऑक्सीजन से संपर्क करके क्या बना देगा? SO2। और वो क्या हो जाएगा? ये उड़ जाएगा। समझे कि नहीं? या SO2 बनाएगा। आप सीधा लिख दीजिए कि SO2 बनाएगा। समझे कि नहीं? या मान के चलिए कि आपके पास सल्फर ना होकर के आर्सेनिक होगा। अशुद्धि के तौर पर क्या हो जाएगा? आर्सेनिक। तो इसको भी तो हम लोग गर्म करेंगे कि नहीं करेंगे? तो यह क्या बना देगा? आर्सेनिक का ऑक्साइड बना देगा। यह क्या बना देगा? आर्सेनिक का ऑक्साइड बना देगा। बना देगा कि नहीं बना देगा? तो इसको बैलेंस कर दीजिए। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। समझे कि नहीं? बना देगा। समझे कि नहीं? यानी कि ये भी किसी न किसी का ऑक्साइड बना देगा और ऑक्साइड बना करके ये भी क्या हो जाएगा? उड़ा देगा। इसको इसको क्या कर देगा? उड़ा देगा। तो इस स्थिति में आप देखिएगा भर्जन करने पर है ना, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीजन को लेकर के ऑक्साइड बना करके उड़ा देता है। ये सल्फर डाइऑक्साइड है तो इसको भी उड़ा देगा। क्या कर देगा? इसको भी उड़ा देगा। समझे कि नहीं? तो अब यहां पर जो फेरस ऑक्साइड है यानी कि FeO जो है, FeO है ना, जब ऑक्सीजन से के संपर्क में आएगा तो जब इसको गर्म कर देंगे तो यह क्या बना देगा? फेरिक ऑक्साइड बना देगा। यानी कि Fe2O3 यानी कि ऑक्साइड का निर्माण कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यहां पे ठीक हो गया है कि नहीं? करेगा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको कहते हैं भर्जन करना। क्या करते हैं इसको? भर्जन। जब आप भर्जन करने का मतलब क्या है? आपने ऑक्साइड कर लिया है ना, आपने ऑक्साइड वाला काम कर ली। अब इसमें हम आपको पढ़ाए थे कि अब इसका अपचयन करेंगे। क्या करेंगे? अपचयन। अपचयन का मतलब है कि इस ऑक्साइड को हटा देंगे। अगर इसको हटा दिए तो हमको लोहा की प्राप्ति हो जाएगी, है कि नहीं? इसका हम लोग अपचयन कर देंगे। अपचयन बोलेंगे किस विधि से करेंगे? प्रगलन विधि से, अस्मिलेटिंग विधि से। समझे कि नहीं? तो चलिए हम लोग देख लेते हैं अब इसका अपचयन। क्या देख लेते हैं? अपचयन। समझ में आ रहा है सबको ये सब बात है? तो आइए अपचयन करते हैं। अब हम लोग कर लेंगे अपचयन। किस विधि से करेंगे? प्रगलन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोई दिक्कत है? अब देख लीजिए, सबसे पहले हम लोग वात्या भट्ठी बनाते हैं। क्या बना देते हैं? वात्या भट्ठी। तो सबसे पहले हम लोग क्या बना लेते हैं? वात्या भट्ठी। वात्या भट्ठी बना लें। ठीक है। वात्या भट्ठी बना लेते हैं। वात्या भट्ठी हम लोग यहां पे बना लेते हैं। इस तरह से, ठीक है ना? इस तरह से हम लोग कर लेते हैं। कोई दिक्कत है? अब इसको कैसे हम लोग क्या करेंगे?
ठीक है ना। यहाँ पे टेम्परेचर आपका 2000 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 2000 डिग्री से। और यहाँ का टेम्परेचर होना चाहिए 800 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बीच में जो है आपका डिग्री जो होना चाहिए 800 हो गया, फिर कुछ देरी के बाद 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर आपका हो जाएगा 1200 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ में आ रही है बात ना? 1400 डिग्री सेंटीग्रेड। इस तरह से डिग्री जो है से बढ़ते जाएगा, ठीक है ना। यानी कि 1700 डिग्री सेंटीग्रेड। इस तरह से तापमान आपको, यानी कि नीचे का तापमान आपका कितना रहेगा? 2000 डिग्री सेंटीग्रेड। हमने वात्या भट्टी बना लिया है कि नहीं। इस वात्या भट्टी में सबसे पहले समझिए क्या है। यहां पे आप देखेंगे सबसे पहले कि यहाँ पे घिरनी लगा हुआ है। इस घिरनिया से क्या है कि ये वाला टच है, ये वाला जो कोनवा है ना, ये कोन टाइप का बनाया हुआ है, ये टच है। समझे कि नहीं? हम लोग क्या करेंगे कि जब इसमें अयस्क के महीन चूर्ण को कोक के साथ, किसके साथ? इसमें तो हम लोग 3 चीज डालते हैं। इसमें हम लोग क्या क्या चीज डालते हैं? इसमें हम लोग क्या क्या चीज डालते हैं? तो आपको डालते हैं अयस्क, पिसा हुआ अयस्क रहता है कि नहीं। और हम लोग क्या डालते हैं? तो चूना पत्थर। क्या डालते हैं इसके साथ? चूना पत्थर। और क्या डालते हैं हम लोग साथ में? कोक। और क्या डालते हैं? कोक। इन सभी के चूर्ण को क्या कर लेते हैं? महीन। अब महीन चूर्ण को इसमें, इसके सहारे इसमें डालते हैं। तो डालते हैं तो क्या होता है? तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे इसमें नीचे जाएगा, तो नीचे जाएगा तो ये सब सारा चीज नीचे आना चाहिए। तो नीचे जैसे ही आएगा तो इसको एक डोरी लगी हुई रहती है या तार लगा हुआ रहता है घिरनी के सहारे। तो इसको जितना खींचिएगा ना, तो ई जाकर के ऊपर में सट जाएगा। ई जाकर के ऊपर में क्या हो जाएगा? सट जाएगा। सट जाने से रास्ता हो जाएगा फिर ब्लॉक, यानी कि यहाँ की जो गैसें हैं, यहाँ का जो उष्मा है वो बाहर नहीं निकल पाएगा। समझे कि नहीं? तो इसके लिए हम लोग इसको ये करते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे? तो ई हो गया। कप के समान आपको नजर आ रहा है? अरे ऐसा लग रहा है कि कप है ये, तो ये हो गया कप। कप है, ये लग रहा है कि कोन टाइप का है, मैंने कोन टाइप का लग रहा है कि नहीं लग रहा है? शंकु टाइप का। तो इसको हम लोग बोलेंगे कप व कोन व्यवस्था। क्या बोलेंगे इसको? कप व कोन व्यवस्था। इसको बोलेंगे कप व कोण व्यवस्था। आ गया समझ में? कप या कोण व्यवस्था। ये जो देख रहे हैं दोनों लगा हुआ, तो ये है ट्विटर। क्या है इसका नाम? हाँ, क्या नाम है इसका? जोर से बोलिए। हाँ ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे ट्वीवर। क्या बोलेंगे? ट्वीवर। ट्वीवर का क्या काम है कि इसके माध्यम से हम लोग गर्म हवा का झोंका भेजते हैं। क्या भेजते हैं? हवा का झोंका। गर्म गैस प्रवाहित करने वाला जो है हीटर है ये, एक तरह से, है ना। गर्म गैस प्रवाहित करने वाला क्या है? यहाँ पे हीटर लगा हुआ है। प्रवाहित करने वाला हीटर है लगा हुआ। समझ में आ गई बात है? तो यहाँ पे गर्म गैस भेजने वाला क्या है? ये है। अब यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे जो धातु में जो मल है, धातु का जो मल है, उस धातु मल को यहाँ पे एकत्रित होगा, क्योंकि वह धातु आपका यहाँ पे एकत्रित होगा। धातु आपका यहाँ पे एकत्रित होगा, क्योंकि धातु होता है भारी। धातु कैसा होता है? भारी। तो भारी है तो नीचे बढ़ जाएगा, और धातु मल इससे ऊपर रहेगा। तो यहाँ पे एक पाइप निकाल दिए हैं, चूंकि यह इतना गर्म होगा कि यह द्रवित अवस्था में बाहर निकलेगा, तो इस माध्यम से आपको बाहर निकल जाएगा धातु मल। और यहाँ पर पाइप लगाए हैं कि यहाँ से हम लोग क्या इसको बाहर निकाल लेंगे? धातु को बाहर निकाल लेंगे। तो इस पाइप के माध्यम, ये भी पाइप है, ये भी क्या है? पाइप है। तो इस पाइप से हमको धातु बाहर निकलेगा, सुधातु। इससे निकलेगा हमको धातु मल। इससे क्या बाहर निकल जाएगा? धातु मल निकल जाएगा। समझ में आ गई बात है? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो दीवार देख रहे हैं, बाहर जो दीवार देख रहे हैं आप लोग, यह दीवार जो होता है वह दीवार स्टील का कवर होता है। किसका कवर होता है? स्टील का। याद रखिएगा, स्टील का कवर होता है। और यहाँ पे देखिएगा कि बीच बीच में इसी से खाली है, तो यहाँ पे ईंटा लगाया हुआ रहता है, सब ईंट भरा हुआ रहता है। कैसा ईंट रहता है? तो ऐसा ईंट रहता है जो अग्नि को सह ले, यानी कि अग्नि सह ईंट। कैसा ईंट रहता है? अग्नि सह। आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? ये सब ईंट से भरा हुआ है। स्टील की दीवार बाहर है और इसके भरा हुआ है सब क्या चीज? ईंटा। तो कैसा ईंटा भरा हुआ है? अग्नि सह ईंट भरा हुआ है, कि टेम्परेचर हार्ड भी हो तो उस टेम्परेचर को इस सह ले, इसलिए नाम है इसका अग्नि सह ईंट। आ गया समझ में? तो आपका वात्या भट्टी बन करके हमारा क्या हो गया? तैयार हो गया।
ये है मेरा क्या चीज, वात्या भट्ठी। आ गया समझ में ना। अब इसमें जो जो प्रक्रिया करेंगे वही हम लोग सब लिख देंगे। तो सबसे पहले इसमें भर्जित किया हुआ जो अयस्क है, चूना पत्थर है और कोक को वात्या भट्ठी में डाल करके हम लोग क्या करते हैं, गर्म करते हैं। ऐसा करने से क्या होता है, अगलनीय अशुद्धियां जो है गालक से क्रिया करके, जो गलाने वाला चीज है उसमें, उससे क्रिया करके धातु मल में बदल जाती है। किसमें बदल जाती है, धातु मल में। और वह क्या हो जाती है, अयस्क से अलग हो जाती है। जब धातु मल में बदलेगा तो अयस्क से वो क्या हो जाएगा, अलग। अब धातु का जो ऑक्साइड है धातु में अपचयित हो जाता है। अपचयित का मतलब है कि उससे ऑक्सीजन हट जाता है ना। और भट्ठी में जो प्रक्रियाएं होंगी उसको कर लेते हैं और उससे जो हमको प्राप्त होगा उसको लोहा बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, लोहा। तो यहां से हमको लोहा की प्राप्ति हो जाएगी। तो जितनी भी बातें हैं इस चीज को अब आपको लिखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग यहां से देख लेते हैं क्या क्या चीज करना है हम लोगों को, वो समझ लिए। तो सबसे पहले भर्जित अयस्क, हम लोग इसमें क्या ले लेंगे, भर्जित अयस्क। क्या ले लिया हम लोग, भर्जित अयस्क। और क्या ले रहे हैं, चूना पत्थर, चूना पत्थर। और क्या ले रहे हैं हम लोग, तो कोक। क्या ले लेंगे, कोक। ये तीनों चीज ले लिए, है कि नहीं। इसके मिश्रण को कहां डाल देंगे, वात्या भट्ठी में डाल करके गर्म कर देंगे। के मिश्रण को वात्या भट्ठी में डालकर गर्म करते हैं, गर्म करते हैं। पहला काम आप लोग कर लिए। अब देख लीजिए दूसरा काम। यहां तक जब काम हो गया तब आगे बढ़ते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, तो ऐसा करने से अगलनीय अशुद्धियों, गालक से क्रिया करके अगलनीय अशुद्धियां किसके साथ, गालक से। गालक इसमें है डाला हुआ, गालक से क्रिया करके। अरे कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन क्या है, कोक क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, चूना पत्थर, सब गालक का काम करेगा, है कि नहीं। गालक से है ना क्या करेगा, क्रिया करके किसमें बदल जाता है, धातु मल में, है कि नहीं। पहले अगलनीय था लेकिन जब उसमें गालक डाल देंगे तो गलेगा फिर, समझे कि नहीं। पहले तो नहीं गल रहा था लेकिन गालक की उपस्थिति में वो क्या हो जाएगा, गलेगा। तो क्या किसमें बदल जाएगा, धातु मल में। किसमें, धातु मल में बदल जाती है, धातु मल में बदल जाती है। समझ में आ रही है बात। तो ये धातु मल में बदल जाती है और अयस्क से क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। तथा अयस्क से अलग हो जाती है। समझ में आ रही है बात। अयस्क से अलग हो जाती है, अयस्क से क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। अब देख लीजिए यहां तक काम हो गया। अब देख लीजिए धातु का जो ऑक्साइड है, धातु ऑक्साइड, समझ में आ रही है बात। तो ये जो धातु का ऑक्साइड है धातु में अपचयित हो जाता है, धातु में अपचयित हो जाता है, अपचयित हो जाता है। धातु ऑक्साइड किसमें अपचयित हो जाता है, धातु में अपचयित हो जाता है। अब देख लीजिए भट्ठी में क्या क्या हुआ, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो भट्ठी में मुख्य रूप से निम्न क्रियाएं होती हैं। कौन कौन सी क्रिया हुई तो समझिए ध्यान से। आपका भट्ठी में है कोक यानी कि कार्बन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म होगा तो क्या बना देगा, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बना देगा, कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड पुनः कार्बन के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बना देगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बना देगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बना देगा। कोई दिक्कत है, चलिए कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, कार्बन दूगो ऑक्सीजन दूगो, हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड बना दिया। अब उसमें है एक आपका कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर
कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका कहते हैं CaCO3। तो ये भी तो गर्म हो रहा है अंदर जाने के बाद। तो इस सब अच्छा गर्म करेंगे तो डेल्टा का चिन्ह देते जाइएगा, समझे कि नहीं है। तो जब इसको हम लोग गर्म करेंगे तो यह गालक बना लेगा। गालक के रूप में क्या बना देगा? कैल्शियम ऑक्साइड। यही मेरा क्या है? गालक। यही क्या है मेरा? गालक। जो गालक धातु कर्म बनाएगा क्या बना देगा? गालक का ही कार्य करेगा, समझे कि नहीं है। तो कैल्शियम ऑक्साइड बना लिया, और इसमें साथ में बन गया क्या चीज? कार्बन डाइऑक्साइड। जो गैस क्या हो जाएगा? उड़ेगा। जो गैस क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। यहां तक समझ में आ गया बात। अब इस कैल्शियम ऑक्साइड जो है, यह कैल्शियम ऑक्साइड है, तो निश्चित है कि इसमें जो आपका अशुद्धि होगा, तो अशुद्धि के तौर पर मान के चलिए कि SiO2 है। क्या है? SiO2। तो जब इसके साथ मिलेगा तो इसके साथ ये क्या बना लेगा? धातुमल बना लेगा। क्या बना देगा? कैल्शियम सिलिकेट। तो कैल्शियम सिलिकेट CaSiO3, यही तो मेरा क्या है? धातुमल है। यही मेरा क्या है? धातुमल है, समझे कि नहीं। जो पहले नहीं गल रहा था, अब इसके साथ गालक के साथ मिला और क्या बना दिया? धातुमल बना दिया। क्या बना दिया? धातुमल, समझे कि नहीं। तो यहां तक तो समझ में आ गया कि धातुमल कैसे बनता है। लेकिन अभी हम लोग नहीं पढ़े कि अपचयन कैसे होगा, है ना। अपचयन धातु का कैसे होता है, तो अब इसको देख लेते हैं, है कि नहीं। नीचे तो इसमें तो जगह नहीं है, अगर रिएक्शन कर दें तो अब अपचयन कैसे होगा उसको देख लीजिए। अपचयन कैसे होगा इसको देख लीजिए। इसके अंदर वाता भट्टी तो समझ में आ गया होगा, है ना। तो अपचयन कैसे होगा सो समझ लीजिए। तो अयस्क के तौर पर क्या है? इसमें Fe2O3 है। क्या है? Fe2O3 है। इसके अंदर में है Fe2O3। अब इसका क्या होगा? तो कार्बन मोनोऑक्साइड उसमें जो है उसके साथ ही यह अभिक्रिया करेगा, क्योंकि वही अंदर में है तो उसी के साथ अभिक्रिया करेगा। तो अभिक्रिया करेगा तो ये क्या बना देगा? पहले था फेरस ऑक्साइड, अब बना दिया Fe3O4। तो सर देखे तो इसमें अपचयन कहाँ हुआ? ऑक्साइड हटा कहां से? तो ऑक्साइड हटा है, इसके अनुपात में यहाँ कमी हो गई है। यहाँ पे अनुपात में कमी होना, ऑक्साइड का हटना, ऑक्सीजन का हटना, या विद्युत ऋणात्मक तत्व का हटना, या उसके अनुपात में कमी होना, अपचयन कहलाता है। रिडक्शन कहलाता है कि नहीं कहलाता है। तो यहाँ पे अपचयन हुआ क्या चीज के रूप में? पहले था फेरिक ऑक्साइड, अब हो गया फेरस ऑक्साइड। यहाँ पे Fe2 गो पर ऑक्सीजन ऑक्साइड 3 गो था, यहाँ पे 3 गो पर 4 गो है, तो अनुपात क्या हो गया? घट गया। अनुपात क्या हो गया? घट गया, है ना। और प्लस में क्या बन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, जो उड़ेगा, जो गैस बन करके क्या हो जाएगा? उड़ेगा। समझ में आ रहा है तो बोलिएगा, कोई दिक्कत है? तो यहां तक की बात समझ में आ गया। अब इस Fe3O4 को फिर लाएंगे। Fe3O4 यानी कि यह है फेरिक ऑक्साइड। क्या है ये? फेरिक ऑक्साइड। और फिर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ये अपना काम करेगा, यानी कि गर्म होगा। जैसे ही गर्म होगा तो यह फेरस ऑक्साइड में बदल जाएगा, यानी कि FeO में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? FeO में। किस में बदल जाएगा? FeO में बदल जाएगा। समझ में आ रही है बात? और इसमें से जो ऑक्सीजन होगा वह कार्बन के साथ संयोग करके क्या बना देगा? कार्बन डाइऑक्साइड, जो हट जाएगा। क्या हो जाएगा? ये प्रक्रिया तब तक करते रहना है जब तक कि हमको धातु की प्राप्ति न हो जाए। अब देखिए, जैसे Fe2O3 तो ये बन गया, तो इसको ले आए तो ये बन गया। अब इसको उठाएंगे, यानी कि किसको उठा लिए? FeO को। अब फिर इसको कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ गर्म करेंगे, है कि नहीं। अब यहाँ पे ऑक्सीजन इसके साथ चला जाएगा, तो Fe हो जाएगा क्या चीज? अलग। C यहाँ है और ऑक्सीजन एगो यहाँ एगो यहाँ, तो 2 गो हो गया CO2। अब इसको उड़ा देगा, तो यहाँ पे हमको धातु बन गया कि नहीं बच गया? यहाँ पे धातु मिल गया कि नहीं मिल गया? तो ये धातु आपके वाता भट्टी के सबसे नीचे बैठेगा, है ना, और धातु मल उसके ठीक ऊपर बैठेगा। पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए हैं? तो यहां तक की बात आपको समझ में आ गई। हमको क्या मिल गया? धातु। यही तो धातु तो निकालना ही था हमको, समझे कि नहीं। तो अब देख लीजिए, वात्या भट्टी से जो प्राप्त पिघला हुआ जो धातु होता है, किस रूप में रहेगा? पिघला हुआ अवस्था में रहेगा, क्योंकि इतना टेम्परेचर है कि वह ठोस नहीं बन पाएगा। वह क्या रहेगा? पिघला हुआ, है कि नहीं। तो वह इसमें क्या लिखे कि वात्या भट्टी से प्राप्त जो हम लोगों का पिघला हुआ लोहा है, उस लोहा को हम लोग कच्चा लोहा कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? कच्चा लोहा, है ना। इसी को हम लोग कहते हैं पिग आयरन। क्या बोलते हैं इसको? पिग आयरन। और यह लगभग 95% शुद्ध होता है। कितना प्रतिशत शुद्ध होता है? 95। तो लोहा का 95% शुद्ध मिलना ही शुद्धिकरण है, समझे कि नहीं। इतना ही में यह शुद्ध माना जा रहा है, समझे कि नहीं। तो इस बात को लिख देंगे कि वात्या भट्टी
क्या लिखेंगे? वात्या भट्टी से प्राप्त पिघले, है ना, पिघले लोहे को हम लोग क्या कर लेते हैं? पिघले लोहे को कौन सा लोहा बोले अभी हम लोग? कच्चा लोहा। क्या इसको बोलते हैं? कच्चा लोहा। या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो पिग आयरन कहते हैं। पिग आयरन कहते हैं। इसका हो गया, लोहा का डिस्कशन हम लोग कर लिए। पिग आयरन कहते हैं, है ना। अब इसके बारे में कुछ लिख दे रहे हैं, लोहा के बारे में है। इसमें लोहा कितना % मात्रा होगा शुद्धिकरण का? 95%। कितना परसेंट? 95%। इसमें क्या होगा? Fe। समझे कि नहीं? इसमें कार्बन कितना होगा? तो 4 से 5% क्या हो गया? इसमें कार्बन होगा। 4 से कितना %? 5% कार्बन हो जाएगा। और जो 4 से 4.5 कर दीजिए, ऐसे 5 में तो पूरा हो जाएगा। 4 से 4.5% क्या हो जाएगा? कार्बन। और आधा % के करीब करीब अशुद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अशुद्धि। तथा शेष में क्या बचेगा? अशुद्धि। शेष में अशुद्धियां होंगी। शेष में अशुद्धियां, अशुद्धियों के तौर पर क्या क्या चीज हो सकता है? तो अशुद्धियों के रूप में आपको वहां पे हो सकता है सिलिकॉन भी, फास्फोरस भी हो सकता है, मैग्नीज भी हो सकता है, और सल्फर भी हो सकता है। समझ में आ गई बात है? ये सब हो सकता है, शुद्धियां होती हैं। समझे कि नहीं? तो इस प्रकार से हम लोगों को क्या मिल गया, है ना? लोहा मिल गया। क्या मिल गया? लोहा। देखिए, इसको आप एक बात को ध्यान में रखिएगा। क्या रखिएगा ध्यान में? कि कच्चा लोहा का उपयोग हम लोग ढलवा लोहा, पीटवा लोहा और इस्पात के निर्माण में करते हैं। इसमें करते हैं, इस्पात के निर्माण में किया जाता है कच्चा लोहा को। कच्चा लोहा से ही आपको ढलवा लोहा, पीटवा लोहा और इस्पात बनाया जाता है। समझे कि नहीं? इस्पात समझते हैं कैसे बोलते हैं से? इस्पात माने स्टील। स्टील का देखे ना सब बर्तन, तो स्टील को ही क्या बोलते हैं? इस्पात। सच्चे समझे कि नहीं? तो वही बात बता रहे हैं, कच्चे लोहे का, है ना, कच्चे लोहे का उपयोग हम लोग किस में करते हैं? उपयोग ढलवा लोहे में, पीटवा लोहे में, है कि नहीं? और कहां करते हैं? इस्पात में। इस्पात पढ़ते थे, पता नहीं था कि इस्पात में क्या होता है। स्टील और इस्पात, है ना, इस्पात के निर्माण में किया जाता है। लिख देते हैं बगल में स्टील, नहीं तो कहिएगा कि पता ही वो नहीं किए थे, है ना। इस्पात के निर्माण में किया जाता है। अब आ गया समझ में? ये जो लोहा हुआ ना, इसी लोहा से आप ढलवा लोहा, पिटवा लोहा या स्टील बना सकते हैं। क्लियर हो गया? बोलिए। तो अब हम लोग जरा सा पढ़ लेते हैं ढलवा लोहा, फिर पढ़ लेते हैं हम लोग पिटवा लोहा, उसका उपयोग पढ़ लेते हैं। पूरा पढ़ना है आपको, तो इसको जरा सा हम लोग पढ़ ही लेते हैं। तो आइए पढ़ लेते हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं क्या चीज के बारे में? ढलवा लोहा। इसके बारे में देख लेते हैं, ढलवा लोहा। समझ में आ रही है बात? ढलवा लोहा क्या है, इसके बारे में देखिए ध्यान से। ढलवा लोहा, तो ढलवा लोहा को कहते हैं कास्ट आयरन। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कास्ट आयरन। हम अंग्रेजी हिंदी इसलिए लिख देते हैं कि आपको दिक्कत नहीं हो। समझे कि नहीं है? तो ढलवा लोहा में क्या होता है? तो आपको ले लेना है कच्चा लोहा, जो अभी लिए थे। अभी क्या लिए थे? कच्चा लोहा ले लीजिएगा, और इसमें फिर मिला दीजिएगा कोक, है कि नहीं? क्या मिला दीजिएगा? कोक। और मिला दीजिएगा क्या चीज? चूना पत्थर। चूना पत्थर। इसको कहां गर्म कीजिएगा? तो इसको गर्म कीजिएगा क्यूपेल भट्टी में। क्यूपेल याद है ना, जो मानव की हड्डी से, जंतुओं के हड्डी से बनाया गया प्याला जिसको बोलते हैं। आ रहा समझ में ना? भुला कहा जाते हैं नहीं ना? चूना पत्थर, तो इसको बोलते हैं क्यूपेल भट्टी। कहां पे गर्म कीजिएगा? क्यूपेल भट्टी में, है कि नहीं? किस भट्टी में?
क्यूपेल भट्ठी में, क्यूपेल भट्ठी में, किस भट्ठी में? क्यूपेल भट्ठी में क्या करते हैं हम लोग? गरम करते हैं। गरम करने पर कर दीजिए, एक के तुरी लिख देते हैं। अगर इसको गरम करिएगा तो गरम करने पर ढलवां लोहा बन जाता है, ढलवां लोहा बनता है। कोई दिक्कत? कर लीजिएगा इसे तो ढलवां लोहा बन जाएगा। इसके बाद इसको क्या करते हैं? अब इसको आप बना लिए, ढाल लिए। ढालने का मतलब है कि आपको जो रूप में ढालना है वो रूप में ढल जाएगा ये, इसीलिए इसको ढलवां लोहा कहते हैं, है ना। तो इससे सांचों में डालकर, इसे सांचों में डालकर, इसे सांचों में डालकर विभिन्न वस्तुएं बनाई जाती हैं, विभिन्न वस्तुएं बनाई जाती हैं, विभिन्न प्रकार की वस्तुएं इससे बनाई जाती हैं। इसमें कितना कितना क्या चीज रहता है? तो इसमें देखिए ढलवां लोहे में कितना लोहा रहेगा? तो इसमें 93 से 94% लोहा होगा। 93% से कितना परसेंट? 94% क्या होगा? लोहा होगा। कोई दिक्कत है? 2 से 4% क्या होगा? कार्बन होगा। क्या होगा? कार्बन होगा। समझे कि नहीं? और शेष जो हो जाएगा, शेष क्या रहेगा? अशुद्धि। शेष क्या रहेगा? अशुद्धि। अशुद्धि के तौर पर इसमें क्या हो सकता है? सल्फर हो सकता है, मैग्नीज हो सकता है, फास्फोरस हो सकता है, सिलिकॉन हो सकता है। समझ में आ गई बात है? अशुद्धियां होती है। कोई दिक्कत है? यहां तक समझ में आ गया? और ये कैसा होता है ढलवां लोहा? तक कठोर अब भंगुर प्रकृति का होता है, कठोर और भंगुर प्रकृति का, कठोर व भंगुर प्रकृति का होता है। कौन? ढलवां लोहा। यहां तक समझ में आ गया बात है? ढलवां लोहा आप लोग कर लिए, कर लिए ना? अब हम लोग देख लेते हैं पीटवां लोहा। क्या देख लेते हैं? पीटवां लोहा। पीटवां लोहा का मतलब है कि उसको बनाइएगा तो पीट करके आप किसी भी रूप में उसको परिवर्तित कर सकते हैं, इसलिए उसको क्या कहा जाता है? पीटवां लोहा, है ना। तो अगला हम लोग देख लेते हैं पीटवां लोहा। पीटवां लोहा, तो पीटवां लोहा को उसको बोले हम लोग, है कि नहीं? पीटवां लोहा को कैसे कर लेंगे? तो देखिए भट्ठी से अशुद्धियों को निकालने के बाद, भट्ठी से अशुद्धियों को निकालने के बाद, अशुद्धियों को निकालने के बाद है ना, भट्ठी से अशुद्धियों को निकालने के बाद जो लोहा होता है ना, लोहा, लोहा किस रूप में होता है? तो वहां तो द्रवित अवस्था में है, यानी कि लेई की तरह रहता है, लेई के समान हो जाता है। लेई समझते हैं ना? आटा उटा का गर्म करके लेई बनाते हैं ना, तो लोहा किसके समान हो जाता है? लेई के समान। लोहा लेई के समान, किसके समान? लेई के समान हो जाता है। कैसा हो जाता है? लेई के समान हो जाता है। कोई दिक्कत है? अब जब लेई के समान हो गया तब हम लोग क्या करेंगे? अब जिसकी बड़ी बड़ी गेंद बनाते हैं, कैसा बनाते हैं? बड़ी बड़ी गेंद, है ना। हम लोग क्या कर लेंगे? जिसकी बड़ी बड़ी गेंद बनाकर, जिसकी बड़ी बड़ी गेंद बनाकर, है कि नहीं? जिसकी बड़ी बड़ी गेंद बनाकर, है ना, हम लोग क्या करते हैं, है ना, हथौड़े से पीट करके गेंद बना लिए। तो अब जैसे लेई का गेंद बन गया तो वो ऐसा नहीं है कि बहुत कड़ा हो जाता है, समझे कि नहीं? तो वो कड़ा होता नहीं है। तो बना करके माप हथौड़ा, कैसे? माप हथौड़ा, माने उसको हथौड़ा से हम लोग क्या करते हैं? पीट करके, हथौड़े से, हथौड़ा से पीट कर, हम लोग हथौड़ा से उसको क्या करते हैं? पीट कर धातु मल को निकाल देते हैं। उसको मारिएगा ना तो धातु मल निकल जाएगा। पीट कर धातु मल
निकाल देते हैं, निकाल देते हैं। धातुमल बाहर हो गया, समझ में आ गया ना। पीट करके हम लोग धातुमल को क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं। इस प्रकार जो लोहा हमको बचा, इस प्रकार जो प्राप्त होने वाला लोहा है, इस प्रकार जो प्राप्त होने वाला लोहा है, प्राप्त होने वाला लोहा कैसा लोहा कहलाएगा, पीटवा लोहा कहलाता है। कौन सा लोहा कहलाता है, पीटवा लोहा। कैसा लोहा कहलाता है, पीटवा लोहा कहलाता है। कोई दिक्कत है, पीटवा लोहा कहलाता है। समझ में आ रही है बात है। यह लोहा कैसा होता है, शुद्ध लोहा होता है। यह शुद्ध लोहा होता है, याद रखिएगा, यह शुद्ध लोहा होता है। शुद्ध लोहा कैसे होता है ना, इसे वेल्डिंग की जाती है, याद रखिएगा, है ना, इसकी वेल्डिंग की जाती है, इसकी वेल्डिंग की जाती है। और देख लीजिए इसमें कितना कितना क्या क्या चीज रहता है, तो इसमें मात्र कितना परसेंट, 0.1% से 0.25% सिर्फ कार्बन होता है। तो शुद्ध हुआ कि नहीं हुआ, बोलिए, शुद्ध हुआ कि नहीं हुआ। अब आपको पढ़ना होगा लोहा का उपयोग। क्या पढ़ना है, लोहा का उपयोग। आखिर लोहा का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो सब जगह तो लोहे का उपयोग है कि नहीं। लोहा का उपयोग देख लीजिए, तो लोहा का उपयोग पहला ढलवा लोहा से देख लीजिए। हम लोग किस लोहा से देखेंगे, ढलवा लोहा से। ढलवा लोहा का उपयोग पढ़ेंगे। ढलवा लोहा से हम लोग क्या बनाते हैं, आप स्टोव देखे हैं बनाते हुए, और स्टोव ढलवा लोहा का बना हुआ रहता है। आप देखे होंगे रेलवे में स्लीपर, रेलवे स्लीपर, जिसको आप सांचा में ढाल दीजिएगा वही हो जाएगा आपका क्या चीज, ढलवा लोहा से। आप बनाते हैं नालों के लिए पाइप, है कि नहीं, नालों का क्या बनाते हैं, पाइप, ढालिए करके ना बनाइएगा। या देखते हैं खिलौना, खिलौना वगैरह, और डॉट 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 कर दे रहे हैं कि और अन्य चीज। समझ में आ गई बात है। अब दूसरा देख लीजिए पीटवा लोहा, पीटवा लोहा जिससे हम लोग पीट करके बहुत सारे चीज बनाते हैं, है कि नहीं। तो पीटवा लोहा से ही आपको तार बनाए जाते हैं, लोहा का क्या बनाए जाते हैं, तार। और क्या बनाए जाते हैं, नट बोल्ट, है कि नहीं, नट बोल्ट, समझे कि नहीं, नट बोल्ट समझते हैं कि नहीं। जंजीर बनाए जाते हैं, कृषि उपकरण बनाए जाते हैं, कृषि उपकरण समझ रहे हैं, हार फार कुदार, है ना, सब कृषि उपकरण ये सब बनाए जाते हैं। समझ में आ रही है बात। डॉट डॉट का मतलब कि अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी है। तीसरा हम लोग देख लेंगे स्टील से, स्टील माने इस्पात से। स्टील से क्या क्या चीज होता है, तो आप लोग तो स्टील का बहुत सारा चीज देखे हैं। बर्तन बनता है कि नहीं बनता है, स्टील का बर्तन बनता है। बर्तन यानी कि मिश्र धातु बनाने में होता है, मिश्र धातुएं बनाने में, किस बनाने में, मिश्र धातुएं बनाने में। स्टील का देखिएगा फर्नीचर खूब बनता है कि नहीं, अलंग पलंग केवाड़ी खिड़की सब बनता है। अब डॉट 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 कर देते हैं, समझ में आ गई बात है। तो ये इसका क्या हो गया, उपयोग। और इस प्रकार से लोहे का निष्कर्षण आप लोगों का समाप्त हो गया। क्या समाप्त हो गया, लोहे का निष्कर्षण। अब हम लोग पढ़ लेते हैं जस्ता का निष्कर्षण। क्या पढ़ लेते हैं, जस्ता का निष्कर्षण। लोहा का निष्कर्षण सबको समझ में आ गया। कहीं से कोई दिक्कत है तो बोलिए, मजा आ रहा है। अब जस्ता को ही जिंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आप जस्ता बोलिए, जिंक बोलिए, समझे कि नहीं, या इसी को जेडेन बोलिए, जेडेन का निष्कर्षण, या इसी को बोल दीजिए
एक्सट्रैक्शन ऑफ जस्ता हो गया। कोई दिक्कत है? तो अब हम लोग अंतिम टॉपिक में हैं, है ना, जस्ता का निष्कर्षण इस चैप्टर का। इसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा समाप्त। समझे कि नहीं? तो सबसे पहले इस बात को ध्यान में रखिए कि जिंक का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है। तो जिंक का निष्कर्षण जिंक ब्लेंड नामक अयस्क से किया जाता है। समझे कि नहीं? तो लिख देते हैं जेडेन का निष्कर्षण, जेडेन का निष्कर्षण मुख्य रूप से किससे करने के लिए बोल रहे हैं? जिंक ब्लेंड। जिंक ब्लेंड, जिंक ब्लेंड का सूत्र होता है ZnS, है कि नहीं? अयस्क से करते हैं, जिंक ब्लेंड से करते हैं। जिंक ब्लेंड अयस्क से करते हैं। हो गया कि नहीं? इसमें निम्न पदों का प्रयोग करते हैं। निम्न पदों का प्रयोग करते हैं। इसमें निम्न पदों का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं? तो सबसे पहले हम लोग अयस्क का सांद्रण करेंगे। अब बताइए इसमें अयस्क क्या है? जिंक ब्लेंड। और क्या घुला हुआ है? अथी क्या साथ में मिला हुआ है? सल्फाइड। तो अब सल्फाइड मिला हुआ है और जिंक भी भारी है, जिंक भी भारी है और सल्फाइड भी है। समझे कि नहीं? तो आप इसका सांद्रण क्यों कीजिएगा? तो सांद्रण भैया हमको शुद्धिकरण करने के लिए करते हैं, यानी कि गैंग को हटाने के लिए करते हैं, अशुद्धि को हटाने के लिए करते हैं, है कि नहीं? तो क्या आपको अगर दिमाग होगा कि अगर जस्ता भी भारी है तो भारी है तो कौन सा विधि का प्रयोग करेंगे? गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। तो अयस्क का सांद्रण हम लोग कर सकते हैं गुरुत्वीय पृथक्करण विधि से। गुरुत्वीय पृथक्करण विधि में आप लोग अयस्क के महीन चूर्ण करेंगे, पानी से धोएंगे तो अशुद्धियां बह जाएंगी। लिख ले सकते हैं, लिखने की हमको जरूरत। हो गया? तो ये हो गया कि नहीं? तो गुरुत्वीय पृथक्करण विधि क्यों कोई पूछेगा? तो चूंकि जस्ता क्या है? क्लियर हो गया? अब इसमें मिला हुआ है क्या चीज? सल्फाइड। तो सल्फाइड जब मिला हुआ रहता है तब कौन विधि लगाते हैं सांद्रण के लिए? फेन पल्लवन विधि। तो आपको अगर हम लोग इसमें लिख दें कि हम फेन पल्लवन लगाएंगे, कौन सा विधि लगाएंगे? फेन पल्लवन विधि। तो आपसे कोई पूछेगा कि काहे इसका निष्कर्ष अति सांद्रण हम फेन पल्लवन विधि से करेंगे? बोलिए। तो फेन पल्लवन इसलिए करेंगे कि भैया चूंकि इसमें सल्फाइड अयस्क है और सल्फाइड अयस्क जहां भी रहेगा तो हम लोग क्या कर लेंगे? फेन पल्लवन। आपको पढ़ाए हैं फेन पल्लवन कि एक पात्र में, है ना, अयस्क के महीन चूर्ण को ले लेंगे, उसमें हम लोग क्या डाल देंगे? तो पानी डालेंगे, जल रहेगा, अयस्क का चूर्ण रहेगा, तेल रहेगा चिड़का, और एथिल जेंथेट रहेगा या पोटेशियम जेथिल एंथेट रहेगा। उसमें एक पंखा लटका हुआ रहेगा, हवा डालने पर पंखा नाचेगा, नाचने के बाद जल तेल के साथ अभिक्रिया करके शुद्ध अयस्क को झाग बना करके ऊपर ले जाएगा और अशुद्धियां पेंदी में नीचे बढ़ जाएंगी। एक ही चीज को कितना बार लिखे ये आप कर लीजिएगा। समझे कि नहीं? और इस प्रकार से झाग हट जाएगा और शुद्ध अयस्क बाहर निकलेगा फेन पल्लवन विधि से। ऐसे भी कर सकते हैं। और एक विधि और लगा सकते हैं, अगर इस जिंक ब्लेंड में अशुद्धि के तौर पर अगर कोई चुंबकीय पदार्थ है, क्या है? चुंबकीय पदार्थ,
तब हमको चुंबकीय पृथक्करण विधि भी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? चुंबकीय पृथक्करण विधि। आपको मास्टरे बना दे रहे हैं, चिंता नहीं कीजिए, समझे कि नहीं। आप सिर्फ अपने नहीं पढ़िए, आप दूसरों को भी पढ़ाने का शक्ति रखिए, समझे कि नहीं। तो चुंबकीय पृथक्करण विधि, तो अब ध्यान से समझिएगा, अगर अशुद्धि चुंबकीय है तब प्रयोग करेंगे, नहीं तो यही प्रयोग होगा, समझे कि नहीं। अगर अशुद्धि कैसा हो? चुंबकीय हो। अगर अशुद्धि चुंबकीय हो तब प्रयोग करेंगे, अन्यथा नहीं। क्लियर हो गया? तो ज्यादातर आपको ये दोनों करना होगा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग साधारण कर लिए, हम लोग कर लिए कि नहीं कर लिए। अब इसमें सल्फाइड अयस्क है तो निस्तापन तो होगा नहीं। आपको बताए थे कि जब सल्फाइड हो, आर्सेनिक हो, एंटीमनी हो तो सीधा का सीधा भर्जन कीजिए। क्या कीजिए? भर्जन। 100 बार तो बताए हैं यार, तो नहीं बोलवे नहीं करती हो। तो अब हम लोग क्या करते हैं? सांद्रित अयस्क का भर्जन। अब हम लोग करते हैं, हाँ, सांद्रित अयस्क का भर्जन। तो सांद्रित अयस्क का भर्जन क्या करेंगे? भर्जन की परिभाषा लिख दीजिए कि अयस्क को गलनांक से कम ताप पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। परिभाषा लिख दीजिए, और जो होगा उसको प्रतिक्रिया लिख दीजिए। तो अब तो लिखने आ ही रहा होगा जी, है कि नहीं। कैसे लिखेंगे? अयस्क को उसके गलनांक से कम ताप पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में, है कि नहीं, उपस्थिति में गर्म किया जाता है। गर्म किया जाता है, अगर समझ में। तो गर्म करेंगे तो गर्म कीजिए, जिंक ब्लेंड ले लेंगे, जिंक सल्फाइड ले लिए। जिंक ब्लेंड का मतलब क्या? जिंक सल्फाइड और ऑक्सीजन मिला दीजिए, गर्म कर दीजिए। तो गर्म कर दीजिएगा, क्या हो जाएगा? ये ऑक्साइड इसके साथ चला जाएगा, यानी कि बन गया जिंक ऑक्साइड। ऑक्साइड बनाना ही तो भर्जन है कि नहीं। तो क्या बन जाएगा? जिंक ऑक्साइड। और क्या बन जाएगा साथ में? SO2। क्या बन जाएगा? SO2। तो यहाँ 2 लगा दीजिए, यहाँ 3 लगा दीजिए, यहाँ 2 लगा दीजिए, यहाँ 2 लगा दीजिए। अब सल्फर डाइऑक्साइड उड़ेगा, ये क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। अब देख लीजिए, या ऐसा भी हो सकता है कि जैसे जो ZNS है कि नहीं, ये ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा, गर्म होगा, तो आपको ऐसा भी देखने के लिए मिलेगा कि यह जिंक का सल्फेट बना देगा। S और O2 मिलकर के क्या बना देगा? जिंक का सल्फेट भी बना सकता है। अगर ऐसा नहीं करेगा तो ऐसा भी बन सकता है, समझे कि नहीं। ये इस टाइप का भी बना सकता है, कोई दिक्कत है। अब बना लिया, ये जिंक सल्फेट बना लिया। अब क्या होगा? तो अब ये जो जिंक सल्फेट है ZnSO4, क्या है? ZnSO4। इसको जब हम लोग हीट करेंगे, गर्म करेंगे, अभिक्रिया करा देंगे, तो अभिक्रिया कराने पर यह बटेगा कैसे? तो ZnO में। जिंक ऑक्साइड हमको निकालना है, जिंक ऑक्साइड बन रहा है, फिर क्या बन सकता है? SO2 बन सकता है, और अल्प मात्रा में ऑक्सीजन निकल सकता है। अल्प मात्रा में क्या निकल सकता है? ऑक्सीजन। समझ में आ रही है बात ना। ऊपर का मतलब कि ये उड़ रहा है, क्या हो रहा है? उड़ रहा है। समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत? हमको कुल मिला जुला करके चाहे ऐसे ऑक्साइड बने चाहे ऐसे ऑक्साइड बने, समझे कि नहीं। हमने ऑक्साइड क्या कर लिया? बना लिया। अब जब ऑक्साइड बन गया तो दूसरा का आइटम तो ऑक्साइड ना बनाने के लिए निस्तापन या भर्जन करते हैं। अब अपचयन करेंगे। क्या करेंगे? अपचयन। अब तीसरा चीज में क्या कर लेंगे? अपचयन। अपचयन कर लेंगे। अपचयन से मतलब क्या है? ऑक्साइड हटेगा,
रिडक्शन हो घटेगा, माने ऑक्सीजन हटेगा। तो अब यहाँ पे है जिंक ऑक्साइड, हर हालत में हमको जिंक ऑक्साइड मिला। अब चयन करने के लिए कोई ना कोई एक अपचायक लाना पड़ेगा। अपचायक के तौर पर हम यहाँ पे क्या ला दिए, कोक। क्या ला दिए, कोक। अपचायक के तौर पर क्या ला दिए, कोक। अब चयन करने के लिए अपचायक जरूरी है कि नहीं। इसको ले गए कहाँ, भट्ठी में। कहाँ ले गए, भट्ठी में। तो भट्ठी में क्या करेंगे, गरम करेंगे। इसको भट्ठी में क्या कर देंगे, गरम। तो गरम कर देंगे तो ऑक्सीडवा इसका हट जाएगा और बच जाएगा के लिए जिंक। क्या बच जाएगा, जिंक। और ई जो है कार्बन ऑक्सीजन को ले लेगा और बना देगा कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बना देगा, कार्बन मोनो। तो यहाँ पे जो जिंक बनेगा वह जिंक किस अवस्था में होगा, तो वह वाष्पित अवस्था में होगा। किस अवस्था में होगा, वाष्पित अवस्था में होगा। यानी कि यह जिंक का वाष्प होगा, समझे कि नहीं, जिंक का वाष्प होगा। अब जिंक के वाष्प को ठंडा कर लीजिए। तो जब गैस को ठंडा करते हैं तो इस क्रिया को संघनन कहते हैं। यानी कि आपको संघनन करना है तो हमको ठोस जिंक प्राप्त हो जाएगा। हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, ठोस जिंक। अब यह जो जिंक है जो किस अवस्था में यहाँ पर है, तो वाष्प की अवस्था में है। अब इसको क्या कर देंगे हम, ठंडा। क्या कर देंगे, ठंडा। समझे कि नहीं। तो जब इसको ठंडा कर देंगे तो यह जिंक किस में बच जाएगा, ठोस में। और यही तो हमको प्राप्त करना था धातु के रूप में। धातु कब बनेगा, जब वह ठोस में आ जाएगा। तो हमको धातु मिल गया कि नहीं मिल गया। तो यहाँ पर जो जिंक है वह पूर्ण रूपेण शुद्ध नहीं है, तब इसका हम लोग शोधन करेंगे। क्या कर लेंगे, शोधन। शोधन करने के लिए भी हम आपको बताए हैं विद्युत अपघटनी विधि। शोधन हम लोग कैसे करेंगे, विद्युत अपघटनी विधि से, है कि नहीं। किस विधि से करेंगे, विद्युत अपघटनी विधि से। एकदम आसान है। आप कैसे बना ले रहे हैं, देख रहे हैं ना। आप क्या कीजिएगा, एक पात्र लीजिएगा, इसमें एगो मोटा इलेक्ट्रोड बनाइएगा जिंक का, एक एकदम पतला बनाइएगा इलेक्ट्रोड जिंक का। इसको बना दीजिएगा एनोड, इसको बना दीजिएगा कैथोड। इसमें जो विलियन बनेगा वह विलियन जो होगा वह Zn-SO4 का होगा, क्योंकि जिंक का ही होना चाहिए। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। अब इसको लिखना खुद से लिख लीजिएगा। कैसे लिखिएगा, कि जब है ना विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यहां से एनोड से अशुद्ध जिंक निकल करके विलियन में मिलता है और इस विलियन से कैथोड की ओर भागता है। किस ओर भागता है, कैथोड की ओर भागता है। यहां से जिंक आएगा नीचे और यह कहां की ओर भागेगा, इधर की ओर भागेगा और इस पर क्या जमा होते जाएगा, जिंक। समझ में आ रही है बात ना। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि यह मोटा अशुद्ध जिंक पतला ना हो जाए। और धीरे धीरे यह पतला होने लगता है और यह जो है से जो पतला है वहां पर शुद्ध जिंक आ करके मोटा होने लगता है और इस प्रकार से कैथोड पर हमें जिंक की प्राप्ति हो जाती है। शुद्ध जिंक की प्राप्ति न लिख लीजिएगा, ये सब आपका वर्क दे रहे हैं, ये सब कर लीजिएगा। इसको आप करके कल दिखाइएगा हमको, ठीक है। तो ये सब आप बातों को लिख लीजिएगा। अब हम आपको पढ़ा दे रहे हैं जिंक का उपयोग। क्या पढ़ा दे रहे हैं, जिंक का उपयोग। समझ में आ रहा है ना बात। जिंक का उपयोग जो जो मुख्य इंपॉर्टेंट है उस बात को लिखवा देते हैं। देखिए, गैल्वेनिक सेलों में इलेक्ट्रोड बनाने में, गैल्वेनिक सेलों में इलेक्ट्रोड बनाने में। अब बताइए, गैल्वेनिक सेल, तो आप अपने यहां गाड़ी में बैटरी का प्रयोग करते हैं तो वो गैल्वेनिक सेल है। आप इन्वर्टर में बैटरी का प्रयोग करते हैं, गैल्वेनिक सेल है। आपका जब बैटरी खराब हो जाता है तब बेचिएगा तो बिक भी जाएगा, बिकता है। किस वजह से बिकता है, तो उसमें जो इलेक्ट्रोड की जो छड़े हैं वह जिंक का बना हुआ रहता है। किसका बना हुआ रहता है, जिंक का। तो वो बैटरिया नहीं बिकता है, वो आपका जिंकवा बिकता है। आया समझ में। तो इसीलिए आपको
गैल्वेनिक सेलों में इलेक्ट्रोड बनाने में इसका भरपूर प्रयोग होता है। दूसरा, मिश्र धातु बनाने में, क्या बनाने में? मिश्र धातु बनाने में इसका उपयोग होता है। और क्या होता है? और इसका उपयोग सिल्वर के निष्कर्षण में होता है। कहां होता है? सिल्वर के निष्कर्षण में होता है। समझ में आ रहा है? तब बोलिएगा। और कहां होता है? तो अगर लोहा पर जंग लग जा रहा है तो लोहा पर जंग लगने से बचाने में होता है। कैसे? तो जिंक का परत लोहा पर चढ़ा दिया जाता है। समझे कि नहीं? जिंक का परत किस पर चढ़ा दिया जाता है? लोहा पर। तो यानी कि लोहे में है कि नहीं, किस पर? लोहे पर जंग लगने से बचाने में, जंग लगने से बचाने में। कैसे? जेडेन का परत चढ़ाकर। अब आया समझ में? इसका एक उपयोग और देख लीजिए, है ना, रंजक बोले तो रंगने उंगने में कहीं, समझे कि नहीं, या पेंट बनाने में भी, है ना, तो लिख देते हैं रंजक व पेंट बनाने में भी इसका जिंक का उपयोग होता है। समझ में आ गई बात है? तो आप लोग इसको जिंक के पूरा निष्कर्षण पढ़ लिए कि नहीं पढ़ लिए? तो जिंक का निष्कर्षण भी यहीं पर समाप्त हो गया। समझ में आ गई बात? और मैं आप आज घोषणा कर रहा हूं कि चैप्टर नंबर क्या? 6 पूर्ण रूपेण खूब बढ़िया से, कैसे? खूब बढ़िया से 10 पार्ट में समाप्त कर दिया गया। कितना पार्ट में? 10 पार्ट में खूब बढ़िया से हम लोगों ने इसको क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। आप लोगों को संतुष्टि हो रहा है अगर केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं उससे? वहीं से कोई दिक्कत नहीं सर। तो आपको हम बता रहे हैं कि बच्चे बहुत खुश हैं पढ़ करके। अगर आपको भी लगता है तो खुश हैं तो थोड़ा हमारा भी काम करते रहिए। जो वीडियो जाता है तो उसको अगल बगल में, जैसे आपके पास फेसबुक आता है तो शेयर कर दीजिए, या यूट्यूब देखते हैं तो उसको शेयर इंस्टाग्राम पर कर दीजिए, अपने दोस्तों को कर दीजिए कि भैया मेरे यहाँ का पढ़ के देखो, है कि नहीं? जबरदस्त पढ़ाएंगे, एकदम लेवल हाई लेवल का रखेंगे। आप कहीं जाइए ना, इतना बढ़िया से थोड़ी पढ़ाई होना है आपको, है कि नहीं? बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं। और चूंकि वीडियो बना करके आपको दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि अन्य टीचरों की तुलना में हम भी कम उनसे नहीं है। इस बात को साबित करने के लिए वीडियो बना रहे हैं, समझे कि नहीं? वीडियो बनाया जाता है अलर बलर के लिए नहीं। अगर बढ़िया से नहीं पढ़ाएंगे तो तुरंत कमेंट्स आने लगते हैं कि नहीं लगते हैं? तो इसलिए आप लोगों को बहुत बेहतरीन पढ़ाई हो रही है। तो आप लोग जुड़िए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और इसके बाद तो अभी और केमिस्ट्री चलेगा। अभी हम लोग 2 चैप्टर और करने वाले हैं जल्दी में, एक पी ब्लॉक और एक डी और एफ ब्लॉक। तो हमारा यहाँ पे 2 चीज समाप्त हो जाएगा, यानी कि इनऑर्गेनिक समाप्त हो जाएगा और फिर हमारा फिजिकल तो समाप्त हो ही चुका है। अब हम लोगों का सिर्फ रह जाएगा ऑर्गेनिक। लेकिन ऑर्गेनिक शुरू जब करेंगे 2 चैप्टर के बाद, तो उससे पहले बायोलॉजी का कम से कम 5 चैप्टर पढ़ाएंगे, है कि नहीं है? केमिस्ट्री को अस्थिर कर देंगे कि तुम अस्थिर रहो। उसके बाद हम लोग ऑर्गेनिक पढ़ाएंगे और इसी तरह से धारा प्रवाह चलते रहेगा। कल जरूर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। अगला जो चैप्टर है उसका नाम है पी ब्लॉक। याद रखिएगा, आप लोग पी ब्लॉक कल पढ़ाएंगे, ठीक है ना? पी ब्लॉक के साथ मिलेंगे। आप सभी लोग आशीर्वाद बनाए रखें। अच्छा लगता है वीडियो तो जरूर संपर्क कीजिए और जरूर जुड़िए। तब तक के लिए अब जय हिंद, जय भारत।